ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12 के बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर चल रहा था और उसमें हम लोग आगे लेक्चर नंबर 11 में आगे 10 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट में हम लोगों ने विटामिन स्टार्ट किया था। देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग रिकॉल करें, टोटल इन दिस चैप्टर हाउ मेनी कंपाउंड्स आर देयर? 5 कंपाउंड्स आर देयर। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। हम लोग विटामिन्स लास्ट टाइम पे शुरू किया था, थोड़ा सा किया था, उसको फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो हेडिंग करिए कॉपी में विटामिन्स, विटामिन्स हेडिंग करिए। और जो लोग बायो वाले हैं वो हमको बताएंगे कि हाउ मेनी विटामिन्स आर रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस। कितने विटामिन्स हमको चाहिए रोज। और पहली बात तो देखिए विटामिन्स हम लोग को डेली चाहिए कि नहीं? विटामिन्स डेली चाहिए कि नहीं है? वो डेली चाहिए हैं? बहुत अच्छा, कैसे पता? बहुत अच्छा, वेरी गुड। 13 विटामिन्स होते हैं, 13 विटामिन है टोटल, जिसमें से ये जो हमने कहा कि विटामिन्स हमको डेली चाहिए कि नहीं, तो उसका आंसर है कि सारे नहीं चाहिए डेली। हाँ, ये क्या है? जोर से बोलिए। 4? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए हम लोगों ने विटामिन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या किया? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। कुछ फैट में डिसॉल्व करते हैं, कुछ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग के दिमाग में क्या रहता है? फैट्स आर बैड। नो, नॉट ऑल फैट्स आर बैड, सम फैट्स आर गुड। जैसे वो ऐड आता है, कुछ दाग अच्छे हैं, है कि नहीं? उसी तरह से फैट भी है। सारे फैट गंदे नहीं होते, कुछ फैट अच्छे हैं। क्योंकि देखिए अगर फैट ना हो तो ये 4 विटामिन है A, D, E, K, ये फैट में ही डिसॉल्व रहते हैं, फैट में डिसॉल्व होकर बॉडी में स्टोर रहते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कहा था ये बॉडी के किस ऑर्गन में स्टोर्ड होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। बहुत अच्छा, लीवर में स्टोर होते हैं। और उसके बाद देखिए ये भी हम लोगों ने कहा था कि लीवर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अराउंड 500 केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। 500 केमिकल अकेले, बेचारा कितना बड़ा होता है? साइज बताइए, मतलब वजन बताइए। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ऑर्गन सिस्टम। हाँ, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। हाँ, फिर से बोले। नहीं भाई, वजन को देखिए तो इसका वजन कितना लीवर का, और होता कहां पे है? हाँ, छू के बताइए। हाँ, राइट हैंड से राइट साइड में मारिए ऐसे, ये लीवर है। और राइट हैंड को बाईं तरफ मारेंगे तो स्प्लीन है। हमने ऐसे रटाया था आपको, LSP, लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज बीच में होता है ना? लीवर इस तरफ होता है, ठीक है। और इसका वजन कितना? अराउंड 400 ग्राम, आधा किलो के करीब। नहीं सॉरी, 350 ग्राम, 3.5 किलो का। एक मिनट जरा कंफर्म कर लीजिए उससे, गूगल और से पूछ लीजिए वेट ऑफ लीवर। आई थिंक 3.5 kg का। 3.5 किलो तो कम नहीं होता। 3.5 किलो का सामान लेके मार दीजिए किसी को तो भेजा खुल जाएगा उसका लीवर। है कितना? 1.5 किलो का। क्या सर्च किया आपने? हाँ, तो 1.5 किलो समझ लीजिए। 1.5 किलो, 1.5 किलो भी ठीक है यार, 1.5 किलो भी काफ़ी है है ना? 1.5 किलो भी काफ़ी, अगर उसमें मोमेंटम ला दिया जाए। भाई ½ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, तो मास कितना भी कम है। अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया आपने, बुलेट का मास कितना होता होगा? बुलेट का वही तो कह रहे हैं, बुलेट का मास कितना होता है? गोली का नहीं, इतना ग्राम नहीं यार, कम से कम 50 ग्राम तो होता ही होगा, जो गोली होती छोटी सी। हाँ नहीं, वो वाली राइफल वाली नहीं, मतलब रिवॉल्वर जो लगाते हैं 50 ग्राम के करीब होगा। हाँ, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होती है
उसी वजह से उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए वापस आते हैं। तो लीवर हमने कहा कि 1.5 किलो का लीवर है, लेकिन ये सारे विटामिन स्टोर करता है, प्लस हम लोग का जो ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज हम कोई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो कुछ ग्लूकोज तो यूज़ कर लेते हैं, जो बचता है वो भी कहाँ स्टोर होता है? लिवर में। किस फॉर्म में? यस ना, विटामिन के फॉर्म में नहीं भाई, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए, चुप रहिए फिर ये बायो की चीज़ है। हाँ, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हाँ ग्लाइकोजन के फॉर्म में है कि नहीं? जब कंफर्म हो आदित्य तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए, नहीं तो माहौल बिगड़ जाता है। फिर आपने कहा विटामिन तो लोग हंसेंगे यार, मतलब कुछ तो सिर पैर होना चाहिए ना, है कि नहीं? एकदम ग्लूकोज विटामिन में कैसे कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। और फिर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? एक तो नहीं, वही होता है, बस एक ही होता है इंसुलिन। इंसुलिन स्टोर करता है। फिर जो दूसरा आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को हम समझ गए, जो दूसरा आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उसी को उल्टा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? भाई जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप स्कूल जाते हैं तो 90% बच्चे तो कुछ खा के नहीं जाते, बस सुबह उठ के चले जाते हैं मुंह हाथ धुल करके, सुबह सुबह कुछ खिलाया नहीं जाता है। तो जब सुबह जाते हैं, लेकिन बैटरी तो पूरी चार्ज रहती है आपकी, सुबह दौड़ धूप खेल कूद सब चलता रहता, तो उसमें ग्लूकोज आता कहाँ से है? फिर जो रात को 8 बजे खाया था वो कितना चलेगा? तो यही जो ग्लूकोज स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो वही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। वो मेरे क्वेश्चन करना था कि इसको कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागॉन इसका नाम है। कौन है? ग्लूकागॉन है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों का काम जस्ट उल्टा है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए फिर वापस आते हैं। तो फैट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। सारे फैट खराब नहीं होते, उसी में ये डिजॉल्व रहता है। और दूसरा विटामिन कौन सा? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, देखिए कुछ तो आप पहले से जानते हैं, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी, जैसे टोटल कितने विटामिन शिष्य ने बताया अभी? 13 विटामिन आर रिक्वायर्ड ऑन द डेली बेसिस। उन 13 को देखिए याद कैसे किया? हाँ बोले, हाँ 4 तो ये हैं एडी के, हाँ 6-7 होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। बी कॉम्प्लेक्स में 7 होते हैं। जैसे आपने सुना कि जब भी अभी आप ही का एंटीबायोटिक चल रही होगी आपकी, तो साथ में देखिए कोई मल्टीविटामिन जरूर होगा। ध्यान दिया कि नहीं दिया? भाई आप बायो के होने के नाते तो और ज्यादा ध्यान दीजिए आप। और एक काम और भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे हमने ये कहा था कि दवा खरीदने के पहले, क्योंकि एंटीबायोटिक के प्राइसेस में बहुत वेरिएशन होता है, एंटीबायोटिक में बहुत ज़्यादा, पूरी इंडस्ट्री चल रही है एंटीबायोटिक की। क्योंकि अब आदमी तो हेल्पलेस रहता है, जो डॉक्टर ने लिख दिया जाकर आदमी खरीद देता है। वो डॉक्टर ने लिखा ना, तो डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो डॉक्टर ने लिखा है बस। तो हमारा कहना यह है कि अगली बार से जब भी आप दवा खरीदेगा तो चुपचाप उनका प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, और दुकान पे दवा मेडिकल शॉप पे मत जाइए, यहाँ पे जाइए, इंटरनेट पे जाइए और इस पे जाइए, ये नाम नोट कर लीजिए 1mg.com, कॉपी में लिखे 1mg.com, 1mg.com। ये टाटा की साइट है। टाटा ने दवा भी बेचना शुरू कर दिया। जो टाटा नमक बेचते थे, गाड़ी बनाते थे, टाटा की कितनी सारी गाड़ियां हैं, टाटा पंच और क्या ट्रक आती है टाटा की, क्या क्या बनाते हैं, वो दवा भी बनाने लगे, है ना? इसी से आता है। वेरी गुड। 1mg.com एक साइट है। कुछ मत करिए, उस दवा का नाम डालिए। अब सबसे पहले तो आपको दिखाई पड़ेगा उसका कंपोजिशन, उसका क्या ड्रॉबैक, क्या साइड इफेक्ट, आपको पता लग जाए क्या साइड इफेक्ट है, और प्लस
उसी कंपोजिशन में और कौन सी दवा मिल सकती कम पैसे में, ये अपने पॉइंट पर आ गए। तो हम वो डॉक्टर कौन सी दवा लिखेगा जिसमें उसका कमीशन सबसे होगा, नहीं सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कमीशन, जिसपे उसको फॉरेन ट्रिप मिली है वो दवा लिखेगा वो, क्योंकि कंपनी का टाइप होता है। मेडिकल आपको पता है एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी दवा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर ये दवा ये आप लिखिए, और अगर इतने का टर्नओवर आपके यहाँ से हो जाता है तो एक आपको थाईलैंड का टूर दे देंगे। भाई क्यों डॉक्टर क्यों करेगा, डॉक्टर क्यों करेगा? या और बढ़िया टर्नओवर कर दिए तो फिर टाटा पंच आपको गिफ्ट कर देंगे, तो गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। किस डॉक्टर को नहीं अच्छा लगता है यार? डॉक्टर नहीं, सबको अच्छा लगता है। किसी को फ्री मिल जाए गाड़ी तो कौन नहीं लेना चाहेगा? बदले में करना क्या है? दवा ही तो लिखना है। दवा तो वैसे भी लिख रहे थे, कोई नहीं कोई तो लिख ही रहे थे वो। हाँ दवा करेगी, नहीं दवा का मतलब है उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप और बीमार पड़ेंगे। कोई भी दवा लिखेंगे, कोई भी दवा लिखेंगे, जितनी मेडिसिन हैं हर एक मेडिसिन का एक काम है हाँ देखिए, आपकी किडनी को डैमेज करना नंबर 1। अब बीइंग अ टीचर हमको ये नहीं कहना चाहिए, पता नहीं कौन देख रहा है, कोई डॉक्टर देख रहा हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि बुराई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली तो यही हो रहा है। अल्टीमेटली तो कोई दवा आज की डेट में ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि इस दवा से इस डिजीज को क्योर कर देते हैं। अभी वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, आप दवा ना लीजिए तब भी ठीक हो जाता है, अपने टाइम पे ठीक हो। वायरस की दवा होती नहीं है, क्यों नहीं होती है? वायरस इज ए नॉन लिविंग थिंग। नहीं, वायरस इज ए नॉन लिविंग थिंग, डेड होता है। तो मरे हुए को हम मारेंगे कैसे? कोई डेड बॉडी पड़ी, रिवॉल्वर मारी है उसको तो अब नहीं उछलेगा वो, जिंदा होगा तब उछलेगा वो, तब हाथ पैर पटकेगा। तो वायरस को मारने से क्या फायदा? वायरस तो वैसे ही मरना चाहिए। और अभी ध्यान से देखिए, आपको कोल्ड कफ होता है और दवा कौन सी? एंटीबायोटिक देते हैं। ये क्या तरीका यार? जब वायरस की प्रॉब्लम है तो एंटीवायरल दीजिए, एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अब उससे दिक्कत क्या हो रही है कि बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो कोशिश करिए जितना हो सके दवा से दूर रहिए। ठीक है, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि दवा लेते ऐसा नहीं है कि तुरंत एकदम कोई मिरेकल हो जाता है, आज दवा लिए कल एकदम फिट हो गया, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप बॉडी रिकवर करती धीरे धीरे। उसकी जगह पर आप नेचुरल चीज़ों पे आ जाइए। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हम तो सबसे कहते हैं सुबह सुबह हल्दी लीजिए, सुबह सुबह। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, शहद भी डालिए, टेस्ट भी आ जाएगा। और मेन चीज़ तो हमारी हल्दी है। ठीक है, हल्दी मैंने 4 चीज़ आपको बताई थी। इट इज़ अ वेरी गुड एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट। 4 चीज़ें। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? जो कहीं पर घाव हो जाए, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं पर भी, तो आप हल्दी, पहले तो क्या है, कहीं चोट लग गई तो हल्दी ऐसे लगा भी दी जाती थी। चोट लग गई तो हल्दी ऐसे ऊपर से भी लगाते हैं, और हल्दी इंटरनल के लिए भी बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो कर लीजिए। और साथ में दिन में सलाद के साथ में थोड़ा सा अदरक, इससे बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी होता ही नहीं है अदरक से बढ़िया। और ये तो एंटी डायबिटिक भी है, अदरक इज ऑल्सो एंटी डायबिटिक है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रीशन बढ़ा देती है। भाई मेरी तो पढ़ाई इसी की चल रही है इस समय, जो बीएससी हम कर रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन से, तो हेल्थ की तो पढ़ाई हम कर रहे हैं। तो उसमें ये पता लगा, अच्छा गैस्ट्रिक जूसेस बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? उसी से खाना डाइजेस्ट होता है। कुछ नहीं करते, जो भगवान ने बना दिया, उसी से पच गया, नहीं पचा तो गैस निकाल रहे हैं खड़े होकर के और क्या, उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो उसके लिए आप अगर थोड़ी अदरक लेना शुरू कर दीजिए तो गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रीशन बढ़ जाता है। अदरक कब लेना? खाना खाने के पहले लेना है, क्योंकि उसके पहले ही तो आपको HCl चाहिए,
और जब HCl होता है, जब बॉडी में एसिड होती है, दूसरी चीज जब बॉडी में एसिड, देखिए अदरक क्या कर रही है, एक तो एसिड का सेक्रेशन बढ़ा दिया गैस्ट्रिक जूसेस का, और जब एसिड सेक्रीट करती है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब जो थकान लग रही थी ना, अब जरा भी आयरन कहीं से मिला, आपने पालक खाया, कुछ भी खाया, कहीं से आयरन मिला, आलू से आयरन मिलता है, केले से आयरन मिलता है, कहीं से आयरन मिला बॉडी में, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कब? जब बॉडी में आपके विटामिन सी होती है, एसिड होता है। इसलिए कहते हैं एक सिट्रस फ्रूट रोज खाना चाहिए, कुछ नहीं तो नींबू तो खा ही सकते हैं, एक नींबू डेली, इसका नियम बना लीजिए। दिन भर में चाहे सुबह चाहे शाम, सुबह ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, शाम को तो ज़्यादा उतना कहाँ हो पाता है। सुबह जो है आप दिन में एक नींबू, एक अपने लिए कोटा बना के रखिए, एक नींबू हमको डेली खाना ही खाना है। ऐसे तो अगर आंवला मिल सके तो बेस्ट है, वो नींबू का बाप है, लेकिन अब हर सीजन में आंवला मिल नहीं पाता, वो विंटर्स में आंवला मिल जाता है। तो जब आंवला आ जाए तो एक आंवला डेली, और ऐसे तो खा नहीं पाएंगे, बहुत खट्टा होता है, तो उसको आप ग्रेट कर लीजिए, ग्रेट करके और अपने दाल चावल में सब्जी मिक्स कर दीजिए। किसी तरह से अंदर जाना है, क्योंकि ऐसे खाएंगे तो बड़ा खट्टा लगता है, तो आप डायरेक्टली नहीं खा पाएंगे, तो किसी के साथ मिक्स करके खा लीजिए, सलाद में मिक्स करके खा लीजिए, ठीक है। इसको यूज करिएगा 1 mg को, ठीक है। पहले तो दवा खरीदिए मत, और खरीदना भी है तो यहाँ से खरीद लीजिए, तो आपको पैसा बच जाएगा। अगर थोड़ा पैसा बच रहा है, भाई दवा तो ले ही रहे हैं, तो थोड़ा पैसा ही बच जाए तब भी तो अच्छी बात है ना। तो उसमें दिखा देगा इसी सॉल्ट का, इसी कंपोजिशन का कम प्राइस में कौन सी दवा आपको मिलेगी, तो वो दवा मंगा लीजिए आप, सबसे बढ़िया। और वहां से तो मंगाएंगे तो दवा वापस भी नहीं होगी, यहाँ से मंगाएंगे वापस भी हो जाएगी। और क्या, यहाँ रिटर्न पॉलिसी होती है, तो पैसा भी कम लग रहा है, रिटर्न पॉलिसी भी है, और प्लस उससे पूछने जाओगे भैया इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या बोलेगा? हाँ, अरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डॉक्टर साहब ने लिखा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ आपको साइड इफेक्ट दिखा रहा है, सब लिखा हुआ है बढ़िया सा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसको खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो वॉमिटिंग हो रही है आपको, तो आपको पता है कि यार इसका साइड इफेक्ट है। तो नहीं तो क्या होगा, फिर आप डॉक्टर पास चले गए, सर वो बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो एक और दवा लिख दिया उन्होंने, एक और दवा लिख दिया, जबकि उसका साइड इफेक्ट था, वो होना ही होना था आपको, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। 2 तरह के विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, जिसमें से हमको कैसे याद करें कि टोटल 13 है। तो 4 तो शिष्य ने यही बता दिया कि 4 क्या है, ADE के 4 ये हो गए। उसके बाद जो हमने कहा है कि आज जाके देखें कि कौन सा मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं। एक मल्टीविटामिन जरूर होगा, जब एंटीबायोटिक होता है तो मल्टीविटामिन जरूर दिया जाता है। मल्टीविटामिन क्या होता है, कितने 7 होते हैं, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, या जिसको बी विटामिन भी कहा जाता है। बी विटामिन ये क्या है, B1 B2 B3, फिर B4 नहीं होता, B5 B6 B12। देखिए गिनी कितने हो गए, B1 B2 B3 कितने हो गए, 3 हो गए, B5 B6 B12 6 हो गए, और एक धीरे से फोलिक एसिड मिला करके 7 हो गए। इसी को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, या इसी को मल्टीविटामिन कहा जाता है, ठीक है। तो 7 ये हो गए, 7 4 11 हो गया। एक विटामिन सी होता है, 12 हो गया, और एक विटामिन एच होता है, इसको बायोटिन भी कहते हैं, बायोटिन किस लिए होता है, अगर आपको बाल मेरी तरह नहीं करने हैं, मतलब क्या कहा जाए, बाल्डनेस, टू प्रिवेंट बाल्डनेस, फॉर दिस विटामिन एच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन रहा है, कौन सा विटामिन लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है, फैट सॉल्युबल की वाटर सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल, क्यों? क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाता है। जो वाटर सॉल्युबल है वो डेली निकल जाता है, यूरिन से निकलेगा, स्वेट से निकलेगा, ठीक है, स्टे नहीं करता है। जैसे विटामिन सी आपको रोज लेना पड़ेगा, तो जो हमने क्वेश्चन किया था कि विटामिन को रोज लेना पड़ता है, तो आंसर इज नॉट ऑल विटामिन। कौन सा लेना पड़ता है, तो वाटर सॉल्युबल को डेली लेना पड़ता है, और फैट सॉल्युबल को डेली लेना नहीं पड़ता है। तो देखिए बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है,
जो वाइटल विटामिन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, उसको बॉडी स्टोर करके रख लेती है कि डेली तो हम लोग उसका ध्यान नहीं रखते। इसमें से देखिए ए का कोई काम बताइए। आइज है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन अभी आपको रटना पड़ेगा जब एक एक करके स्टडी करेंगे। तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी से डिजीज आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा आपके। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। डी के डी किस लिए? बहुत अच्छा। डिजीज का नाम बताइए, आर से है, रिकेट्स। रिकेट्स ये क्या होता है? बोन्स एंड टीथ का डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई, नहीं, वेट लॉस नहीं है, किसी विटामिन से वेट लॉस नहीं है। विटामिन ई नहीं, बाल तो एच हो गए। अब आप ध्यान दीजिएगा आगे से, किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम, इवन आप डॉक्टर के पास गए कि सर पिंपल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, जो भी दवा देंगे उसमें विटामिन ई ज़रूर होगा। ये वुंड की हीलिंग फास्ट कर देता है, मतलब जो सेल डिवीजन है उसको फास्ट कर देता है, वुंड हीलिंग। और दिस इज ऑल्सो, विटामिन ई इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन रोकता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकता है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से क्या होता है? सेल्स डिस्ट्रॉय ज्यादा होने लगती है फ्री रेडिकल के बनने से बॉडी में, तो उसको रोकने में मदद करता है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट को आप सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए। आपके घर के बाहर खड़ा है, हाँ भाई किससे मिलना है? नहीं अभी नहीं है, बाहर जाइए। नहीं तो कोई चला आ रहा है, और आप क्या करते हैं? आपने कोई एंटीबायोटिक ले ली, तो एंटीबायोटिक क्या है? गार्ड ने पूछा भाई कहाँ जाना है, वो बता दीजिए, वो संजय पांडे आए हैं, अच्छा भेज दीजिए। तो अब गार्ड का काम ही खत्म कर दिया आपने तो कहा था कि नहीं ऐसे मत आने दीजिए, हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और आप वहीं से इशारा करके बुला रहे हैं, तो हम क्या करें उसके बाद? तो ये इसको काम ही नहीं करने दे रहे। एंटीबायोटिक नहीं देना है आपको, उसकी जगह पर ये एंटीऑक्सीडेंट वहाँ पे है, वो उसको रोकेगा। एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या काम है? गार्ड की तरह से, किसी को अंदर नहीं आने देगा, है ना। और विटामिन ई का दूसरा एक काम और भी है, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। It also helps in reproduction. That's why it is also known as sex vitamin. अगर इसकी कमी है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और फिर के तो आप हो सकता है पहले से जानते होंगे, ब्लीडिंग से रिलेटेड है, हाँ हेमरेज से है, ब्लड क्लॉटिंग है, कि कहीं पर भी अगर विटामिन के ना हो बॉडी में, मच्छर काटता है, हम लोग सो रहे होते हैं, और उसके बाद वो काट के उड़ भी जाता है जब उसका पेट भर जाता है, और ये ब्लीडिंग अपने आप बंद भी हो जाती है, हमको पता ही नहीं, हम सो रहे होते हैं। अगर वो विटामिन के ना हो बॉडी में हमारे, तो उतने से अगर बूंद बूंद करके रात भर में निकलना चालू हो जाए, तो सुबह उठ करके ब्लडलेस तो कितना ब्लड है बॉडी में? हाउ मच ब्लड इज देयर इन आवर बॉडी? हाँ बोले, 7 तो बहुत हो गया यार, 4 to 6 लीटर। इट इज 4 to 6 लीटर ब्लड इज देयर। हाँ बोलिए करा, 5 भी ठीक है, मतलब 4 to 6 मैंने कहा तो ना, 4 to 6 लीटर, 4 to 6 लीटर ब्लड है। और उसके 5 लीटर ब्लड कुछ नहीं होता है। अभी अगर रात को जो पानी का नल है, अगर थोड़ा सा टूटी खुली रह जाए, तो बूंद बूंद करके बाल्टी भर जाती है रात भर में। और बाल्टी कितने लीटर की होती है? 20 लीटर की होती है, 16 लीटर की होती है, 10 लीटर की नहीं होगी। जो नॉर्मल बाल्टियां हैं मिनिमम 15-16 लीटर की है। तो अगर 16 लीटर भर गया और यहाँ 5 लीटर है, रात भर में करके सुबह उठे तो खाली कंकाल मिलेगा ब्लड नहीं मिल रहा ब्लड है ही नहीं इसके अंदर। तो विटामिन के की वजह से क्या होता है? रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है।
है ना। तो ये चारों विटामिन देखिए, एक भी अगर कम हो जाए बॉडी में तो शायद लाइफ पॉसिबल नहीं है। कौन सा सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं आप? सारे कोई नहीं चाहिए आपको। मैंने कहा कौन सा सेक्रीफाइस, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इसमें से एक विटामिन कौन सा छोड़ सकते हैं आप? नहीं नहीं, प्रोटेक्ट नहीं, हमने कहा सेक्रीफाइस कौन सा कर सकते हैं आप? डी। अरे बाप रे, हड्डी, बोन्स। नहीं, इसलिए मैंने कहा सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा नहीं, तो आगे चश्मे से क्या मतलब है? चश्मा क्या करता है? फोकल लेंथ को सही करेगा आपके, और विजन नहीं देगा। हाँ बस। और अंदर तो जब तक अंदर से पावर नहीं आएगी, मेन स्विच ऑफ कर दिया तो आँख करेगी क्या बेचारी? भाई जैसे डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को दिखाई पड़ता है क्या? तो मेन सप्लाई पावर ऑफ हो गई, है ना। जो कॉन्शियसनेस है तो उसको लेके, हाँ ठीक है, फिर आप नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए लोग आइस को डोनेट कर देते हैं, इसीलिए आइस को डोनेट किसी दूसरे के काम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे विटामिन डी आपने कहा, तो ये पूरी बॉडी बोन्स पे तो टिकी है यार, ये पूरी बॉडी बोन्स पे है। अगर अभी ये देख रहे हैं, ये पिलर, हम सारी दीवार हटा दें, इस बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाली दीवार सब हटा दें, सब हटा दें दीवार, कोई फर्क नहीं, बिल्डिंग ऐसे खड़ी रहेगी। एक पिलर हटा दिए, देखिए क्या होता है, अभी धड़ा से नीचे आ जाएगी अभी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पूरी किस पे टिकी है? बोन्स पे। ये हम लोग की बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग बोन्स पे टिकी है। भाई गॉड ने इतना, जब मतलब बायो तो हमको इतना अच्छा लगने लगा कि क्या अरेंजमेंट है अंदर यार, इट इज़ अमेजिंग, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। रिब्स के जितने वाइटल ऑर्गन रिब्स के अंदर रखे उसने, क्या कोई फर्क नहीं, सब है, कोई फर्क नहीं। अब लेकिन आप जो जैसे यहाँ किसी के पीछे मार दिए तो चकरा के गिरी जाएगा वो, यहाँ पीछे गर्दन पे अगर ऐसे मार दिए तो गर्दन गई आपकी, हैं? हाँ, अभी तो इसमें एसएससी में एक किसी टीचर ने किसी बच्चे को मार दिया। नहीं, वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गई, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, सेंट जोसेफ में। नहीं कैसे मारा ये नहीं पता, कोई बच्चा आके बता रहा था कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड बेचारे की चलेगी, अब तो लाइफ उसकी चली जाएगी। ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब मारा उन्होंने, किस चीज़ मारा एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, वो तो आप पता करेंगे तो किसी न किसी पता लग ही जाएगा। लेकिन ये कितनी गलत चीज़ थी, उसकी लाइफ बेचारी की चौपट हो गई। स्पाइनल कॉर्ड अगर कबर तो कैसे उठेगा चलेगा, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता अगर स्पाइनल कॉर्ड आपके साथ नहीं दे रही है, इतना भी नहीं झुक पाएंगे आप, क्योंकि इसी से तो पूरा बॉडी का कंट्रोल रहता है। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। और पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कैसे डेफिनेशन बनाई जाए विटामिन की, तो विटामिन का काम ये है, देखिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म। कोई भी अगर जैसे अभी जब इतना तो डिटेल में हमको, क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट है, अदरवाइज आपको इतना डिटेल में नहीं करना। ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा ये इसका आरडीए है। हाँ बोलिए। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये क्या होता है? ये ICMR एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या करता है? ये बताता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में किसको लेना चाहिए। जैसे विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का आरडीए है 60 mg, रोज 60 mg विटामिन सी हमारे बॉडी में जाना चाहिए। तो इसी को क्या कहेंगे? इसको आरडीए कहा जाता है। प्रोटीन का आरडीए क्या है? 1 ग्राम
पर केजी बॉडी वेट, ये प्रोटीन कार्ड ये है कि अगर आप 50 किलो के हैं तो रोजाना को 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। तो ये इसी का ये आरडीए डिसाइड करता है कि किसका क्या आरडीए। तो उसी तरह से विटामिन ए का जो आरडीए है, अब 12th में उतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, अब वो तो हमारा इंटरेस्ट है तो हम और डिटेल में जानना चाहते हैं। ये ब्रैकेट में हमने आरडीए लिखा हुआ है। 5000 IU, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। जो आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं उसमें देखिएगा विटामिन ए कितना है, तो आज आप देखिएगा नहीं, IU में होता है, IU इज इंटरनेशनल यूनिट। और एक IU कहीं नोट कर लीजिए, 0.3 mcg होता है, बहुत कम होता है। लिखिए 1 IU, 1 IU इज इक्वल टू होता है 0.3 mcg, मतलब माइक्रोग्राम। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है 0.3 μg, माइक्रो को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, चाहे तो MC लिखें या म्यू का सिंबल लगाते हैं, माइक्रो, ऐसे भी दोनों एक ही चीज है। तो 0.3 माइक्रो, वो भी 0.3 इज नथिंग, कुछ नहीं। विटामिन ए बहुत ट्रेसेस में रिक्वायर्ड है, बहुत ट्रेसेस में, बट इट प्लेज अ वाइटल रोल, है ना। स्किन में भी हेल्प करता है। अगर विटामिन ए कम है तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो बोन्स वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन का मेन वर्क क्या हो गया, जो डेफिनेशन में हम लोग इंक्लूड करेंगे। पहले डेफिनेशन ही डायरेक्टली नोट करिए कॉपी में, विटामिन हेडिंग करके लिखिए विटामिन्स में बी डिफाइंड एज, इसको लाटरन पे कर चुके थे लेकिन हमने जानबूझ कर रिपीट कर लिया, एकदम फिर से शुरू कर लिया। विटामिन्स में बी डिफाइंड एज a group of organic compounds, a group of organic compounds required in very small amounts, required in very small amounts for the healthy growth and normal functioning of animal organism. Then write note. अब अगर एक लाइन में आपको बताना है विटामिन क्या होता है तो लिखिए विटामिन्स रेगुलेट, एक लाइन में बता दीजिए, विटामिन्स रेगुलेट आर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। विटामिन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। फिर अगली हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन। कितने तरह का है विटामिन्स? 2 तरह का है। नंबर 1 लिखिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन, अच्छा वो कौन सा? अच्छा बुक से देख के बताइए। हाँ तो अब ये पहले उसमें से अब अगले टर्न पे हमको ला के दिखाइएगा तो देखते हैं कौन सा विटामिन और क्या करता है, वो भी देख लीजिएगा क्या वर्क है उसका, है कि नहीं। देखिए नॉलेज तो कोई लिमिट नहीं है, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है भाई। एक है नहीं, बायोटिन तो वो है विटामिन एच, तो अच्छा तो डिजॉल्व नहीं करता तो बॉडी में काम कैसे करेगा फिर? अच्छा चलिए हम देखेंगे। बायोटिन डिजॉल्व नहीं करता ना फैट में ना, तो फिर किस में जाएगा कैसे? अच्छा नहीं, सोचने वाली बात है, बॉडी में जाएगा कैसे? अगर पानी में डिजॉल्व नहीं करे तो बॉडी में स्टमक में जाएगा कैसे? बिना स्टमक में गए, स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में जाएगा,
कोई भी चीज जाती है तो मेडिसिन ब्लड में जाती है ना, कोई भी मेडिसिन ब्लड में ही तो जाती है, और ब्लड में कैसे जाएगी? इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगी, और तो कोई तरीका नहीं डायरेक्ट ब्लड में चली जाए। इंटेस्टाइन जाएगा तो यही एसोफेगस से होके जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग को नंबर इसी से मिलेगा, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल से। ये हो गया, ब्रैकेट में ये कर लिए ADEK, फैट सॉल्युबल के ब्रैकेट में नंबर 1 फैट सॉल्युबल, ब्रैकेट में ADEK, फिर अभी एक एक करके पढ़ते हैं दोनों को। फिर दूसरा हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और दोनों को मिला करके ऐसे देखिए, दोनों मिला के टोटल कितने हैं, ऐसे दोनों को कंबाइन करके लिखे 13 विटामिन्स। ये दोनों मिला करके फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल मिला करके टोटल दीज आर 13 विटामिन्स, टोटल 13 विटामिन्स, 13 विटामिन टोटल हमको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से 4 ये दिखाई पड़ रहे हैं, 7 क्या है? बी कॉम्प्लेक्स, 7 बी कॉम्प्लेक्स, तो 7 4 11, विटामिन सी 12 और एक विटामिन एच, ये 13 हो गया, 13 विटामिन। ठीक है, ये वर्किंग आप लिख लीजिए, नहीं तो अभी तो तुरंत याद है, 2 महीने बाद सब भूल जाएगा आपको। 13 की वर्किंग लिख लीजिए कि 4 ADEK हो गया, टोटल 13 की वर्किंग लिख लीजिए, 4 फैट सॉल्युबल और 7 बी विटामिन्स, 7 बी विटामिन्स, फिर कॉमन विटामिन सी और विटामिन एच, जिसको बायोटिन भी कहते हैं, विटामिन एच। अब एक एक करके करते हैं हम लोग, एक एक करके करते हैं। हेडिंग करिए वाइटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेज। इसी पे क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आपको यही मिलेगा, आपसे डेफिशिएंसी डिजीज पूछेंगे। नंबर 1 लिखिए विटामिन ए, नंबर 1 इज है बेटा, हाँ ये पूरा थ्योरेटिकल है, और कोई ऑप्शन नहीं, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है भाई, जैसे आपके दिमाग में रहता है ये तो बायो है, नहीं भैया ये केमिस्ट्री है। ठीक है, इसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, इसको बायोकेमिस्ट्री। फिर इसी में एक ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी की हो जाती है, बायोटेक हो जाता है। ठीक है, उसमें और डिटेल में चलता है। तो ये तो करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं। और वैसे भी देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। कभी तो बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, क्योंकि बॉडी के साथ में देखिए, ये बॉडी की स्टेजेस हैं। कोई कहते हैं हम बीमार पड़ते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये इसको मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक का मतलब, हाँ, यहां पे जो चीज पैदा हुई है वो खत्म होगी, जरूर खत्म होगी। ठीक है, वो जैसे ये कहा जाता, गीता का श्लोक है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जिस जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी निश्चित है। देखिए बहुत मजेदार है। देखिए जरा, कोई ये कह दे कि हम बीमार नहीं पड़ते, तो बॉडी के साथ में इसको तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। देखिए बॉडी की क्या स्टेजेस देखिए जरा, मजेदार हैं। BGADQ, हमने ऐसे फार्मूला बना लिया इसका। ये बॉडी की 6 स्टेजेस हैं। भाई टीचर हैं तो फार्मूला बनाते रहते हैं। बॉडी इज बॉर्न, देन ग्रोज, थोड़ी बड़ी होती है, देन इट अक्वायर्स सम वर्ल्डली थिंग्स। नहीं, ये मकान बनाएगी, गाड़ी खरीदेगी, और शादी होगी, बच्चा पैदा करेगी, ये सारी चीज़ें ये बॉडी करती है। और इसके बाद क्या होता है, डी क्यूब होता है। डी क्यूब क्यों होता है इसके, हाँ बहुत अच्छा, इसके अंदर डिजीज होती है। फिर डिजीज क्यों होती है, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है।
बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है। आपको पता है कि नहीं, टाइगर 4 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करता है टाइगर, इसलिए बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत होती है। भाई पूरा जो हम लोग का स्ट्रेंथ होती है स्पर्म्स की फॉर्म बॉडी में स्टोर रहती है। इसीलिए पहले के एजुकेशन सिस्टम में ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रह्मचर्य को? सेलिबेसी बोलते हैं, सेलिबेसी। वो क्या था? वो जैसे जब हम कोई चीज खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, तो वो 7 चीजों में कन्वर्ट होता है। जो भी रोटी खाई आपने, दाल चावल कुछ भी खाया, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 चीजें हैं। रस का मतलब प्लाज्मा बनता है, पहले प्लाज्मा बनता है, फिर रक्त मतलब ब्लड बनता है, रस, रक्त, मांस, मांस मसल्स बनती हैं, मसल बनती है, मांस, मेद, मेद फैट को कहते हैं, फिर फैट बनता है, फिर अस्थि, अस्थि जानते होंगे, हड्डी को कहते हैं, बोन को कहते हैं, फिर मज्जा, बोन मैरो को कहते हैं, बोन मैरो, एंड शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को कहते हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 चीजें जब खाना खाते हैं हम लोग, जब खाना खाते हैं, और साइंस ये कहती है कि एक बार, जैसे जब कोई भी, जैसे आज के मतलब 90% बच्चे मास्टरबेट करते हैं, जब स्पर्म निकलता है एक बार में, जब आप 40 किलो खाना खाते हैं, 40 kg, तो जितना स्पर्म बनता है, जितना रिक्वायर्ड है एक बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, उतना एक बार में निकल जाता है। तो और बच्चे उसको प्लेजर का तरीका मान रखा उन्होंने। इट इज नॉट फॉर प्लेजर। कोई भी एनिमल स्पर्म को वेस्ट नहीं करता है। दे ऑल यूज इट ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स यूज इट फॉर नॉट प्लेजर, सो कॉल्ड प्लेजर। क्योंकि अगर ये प्लेजर है, उसके बाद जब स्पर्म बॉडी से निकलता है तो वी फील वेरी टायर्ड, वी फील वेरी टायर्ड, अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही मतलब जो फीलिंग होती है वो गंदी सी फीलिंग होती है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वीकनेस लगती है। तो इसलिए प्लेजर वर्ड में यूज करिए, सो कॉल्ड प्लेजर है, लगता है कि प्लेजर है, प्लेजर नहीं है, दुख होता है, फिर बॉडी वीक हो जाती है, इसलिए डिजीज होती है। अगर सेलिबेसी होगी, जिन लोगों ने सेलिबेसी को फॉलो किया था, जो ब्रह्मचर्य लोग होते हैं, उनको वायरस बैक्टीरिया अटैक नहीं करते, याद रखिएगा। इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, जब इसको आप बचा कर रखेंगे। तो डिजीज से बचना है तो स्पर्म्स को बचा के रखिए। फिर डिजीज के बाद बॉडी डिके करती है, डिके करती है, और लास्ट का डी क्या हो जाएगा? डेथ हो जाती है। तो ये है BGADQ, ठीक है, ये किया है। अब अगर इसी को हिंदी में जैसे करते हैं, क्योंकि शाम को 6:30 से 7:30 आई हैव स्टार्टेड गीता क्लास ऑल्सो। 2 बच्चे पढ़ने आते हैं गीता, एक IAS का बच्चा है और एक बच्चा और आता है, 2 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं गीता के क्लास में। तो अब इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, एक्सप्लेनेशन उस समय, ठीक है। ये किया है, देखे, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब कुछ दिन रहता है। ये अस्तित्व इसका कितने दिन का होता होगा? 15 से 50 मान लीजिए, क्योंकि 15 के पहले आपको कुछ पता ही नहीं होता है। 15 के पहले क्या है? केवल खाली खेलने को दे दो बस। 15 के पहले बस फुटबॉल खेलने को दे दो बस, हमको खेलने दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो 15 के पहले, 15 के बाद दिमाग थोड़ा चलना चालू होता है। अब ये भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीज़ें अब 15 से बाद शुरू होती हैं। और 50 तक आते आते आप सेचुरेट हो जाते हैं। कुछ लोग तो बाद में भी लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये 15 से 50 मान सकते हैं। तो इतने दिन ये बॉडी क्या करती है? रहती है। उसके बाद क्या होता है? प्रजनन समझते हैं? प्रजनन, नो, रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं, लिख लीजिए आप, प्रजनन। ये वर्ड नहीं सुना था आपने? अच्छा, रिप्रोडक्शन को प्रजनन कहते हैं। तो ये देखिए हिंदी में, देखिए हमने कैसे याद किया इसको। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश। क्षय मतलब डिके को क्षय कहा जाता है,
डिके को क्षय कहा जाता है। तो ये बॉडी की 6 स्टेजेस हैं, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, फिर प्रजनन, क्षय, विनाश। बस खत्म हो गया। अब इसमें से कोई स्टेज आप रोक सकते हैं क्या? सब अपने आप होता है, धीरे धीरे करके चलता रहता है, सब धीरे धीरे करके चलता रहता है। ठीक है, तो डिजीज तो होनी है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको डिजीज होती है तो आप उसको देख करके करिए। चलिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। विटामिन ए लिखिए, और इसको आप लिखें चाहे ना लिखें, इसकी आपको 12th में जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन इससे मिलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज का नाम लिखे, ये रटिए आप। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये तो एक एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, जेरोसिस कहते हैं, ड्राइंग ऑफ स्किन। खाली एक ही आप लर्न करिए, नाइट ब्लाइंडनेस, यही सब्जेक्ट के क्वेश्चन में आता है। फिर विटामिन B1 है, MCQ में आ सकता है। विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड थियामिन, ये भी लिखिएगा, क्योंकि थियामिन भी आता है वर्ड, थियामिन। आप देखिए, ये नाम सुना आपने कहीं? बेरी बेरी डिजीज का नाम है, डिजीज लिखिए बेरी बेरी। नहीं, ये किसी में हो सकता है बेटा, ये है जनरल वीकनेस होती है। बेरी बेरी का मतलब होता है आई कांट, मतलब कुछ लोग होते हैं, नहीं अब तुम जाओ, हम नहीं चल पाएंगे, एकदम थके थके से रहते हैं। ये क्या, पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड जनरल वीकनेस होती है इसमें, बेरी बेरी। अब वो होता क्यों है? इसका रीजन है क्योंकि विटामिन बी कैसा विटामिन? इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर इसको डेली आप लेते नहीं हैं तो बॉडी में स्टे नहीं करता, ये स्टे नहीं करता, वाटर सॉल्युबल डेली निकल जाता है। पहले ये तो नोट ही कर लीजिए, पहले बेरी बेरी कर लीजिए, और फिर ये भी लिखिए, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं? हाँ हाँ, और क्लियर करिए। हार्डनिंग ऑफ स्टूल, बहुत अच्छा, हार्डनिंग ऑफ स्टूल। जब स्टूल हार्ड होता है तो डिफेकेशन नहीं होता है या स्लो होता है, क्योंकि स्टूल तब पास होता है जब उसमें वाटर कंटेंट रहे। इसलिए वेजिटेबल खाना चाहिए, शाम को खास करके, रात में वेजिटेबल जरूर खाना चाहिए। ऐसी चीज कही जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहे प्लस फाइबर रहे, तो स्टूल इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। और फिर देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए मैंने बोल्ड करके लिखा, एल्कोहलिक्स किसको कहते हैं? एल्कोहलिक्स जो रोज पीते हैं, कभी कभार वाले को अल्कोहलिक नहीं कहा जाता है। जैसे आप लोग पिएंगे, आपको अल्कोहलिक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अगर पीते हैं तो बंद कर दीजिए, और नहीं पीते हैं तो नहीं पीना है। हमने दोनों बता दिया है ना। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अल्कोहल डायरेटिक होता है। अल्कोहल इज अ डायरेटिक। डायरेटिक किसको कहते हैं? जो हमारे बॉडी से पानी बाहर निकालता है, उसको डायरेटिक कहा जाता है। गॉड ने हमको ADH दे रखा, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी से सेक्रीट करता है। ये हमारे बॉडी में पानी को रिटेन करता है। भाई बहुत देर से हम लोगों ने पानी नहीं पिया अगर, तो अंदर पानी रहता है, फिर भी देखिए यूरिन होती रहती है। पानी नहीं पी रहे हैं आप, फिर भी यूरिन हो रही है 2-2, 3-3 घंटे के बाद, तो पानी कहाँ से आ रहा है? फिर बॉडी से तो है ना, पानी निकल रहा है उसमें से। तो ये ADH पानी को रिटेन करता है। लेकिन अगर हमने अल्कोहल कंज्यूम किया तो वो पानी को बाहर करेगा। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? जो पानी बाहर ले जाते हैं बॉडी के, डायरेटिक कहते हैं। डायरेटिक कहा जाता है, डायरेटिक, ये D, ये एंटी डायरेटिक था और वो डायरेटिक हो गया। तो अल्कोहल इज अ डायरेटिक। अल्कोहल, टी, कॉफी, सिगरेट, ये चारों डायरेटिक होते हैं। अल्कोहल, टी, कॉफी, सिगरेट, ये चारों डायरेटिक हैं। हाँ, सारे प्रॉब्लम करेंगे,
भाई देखिए, इसीलिए तो हम आपको अभी समझा रहे हैं कि अगर पी रहे हैं तो बंद कर दीजिए, नहीं पीते हैं तो आगे भी ना पीजिए इसको, क्योंकि ये सबसे बड़ी इसके साथ दिक्कत क्या है, ये एडिक्टिव होता है, एडिक्शन होता है, इसका एडिक्शन होता है। फिर धीरे धीरे करके, और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या, वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एंड हेल्थ, 3 चीज की बर्बादी है। और आपको लगता है कि प्लेजर तो नहीं, सो कॉल्ड प्लेजर है तो कितना आपका लीवर सही रह ही नहीं सकता है, आप थके थके से रहेंगे हमेशा, है ना। तो ये भी सेंटेंस रट लीजिए, एल्कोहलिक्स आर थियामिन डेफिशिएंट, उनके बॉडी में विटामिन B1 स्टे नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगला करिए, थर्ड करिए, विटामिन B2, विटामिन B2। किलोसिस कहते हैं डिजीज को। किलोसिस में ये होता है, कभी आपने देखा खास करके विंटर्स में होता है, ये यहाँ से क्रैक कर जाता है, किनारे से होंठ सूखता है, ज़्यादा हंस नहीं सकते, हंसेंगे यहाँ क्रैक रहता है, दर्द होने लगता है, खून निकलता है, तो विटामिन B1 की कमी से है। वो अल्कोहल वालों को होगा ये सारा दिक्कत ज़्यादातर, ठीक है। और विंटर्स में वैसे भी स्किन ड्राई हो जाती है ना। फिर विटामिन B3 पे आइए, विटामिन B3, विटामिन B3 इज ऑल्सो कॉल्ड नियासिन, लिखिए नियासिन, हाँ बोले, अरे छोड़िए, विटामिन B3 इज ऑल्सो कॉल्ड नियासिन, दोनों नाम लिखिए, विटामिन B3 भी लिखिए और नियासिन भी लिखिए, नियासिन। फिर देखिए जरा, ये किससे रिलेटेड है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, इंसुलिन किससे रिलेटेड है, हाँ नहीं, डिजीज सुनना चाह रहे हैं हम, हाँ डायबिटीज से रिलेटेड है। तो डायबिटीज वाले को विटामिन B3 का ख्याल रखना चाहिए, उससे इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। तो लिखिए एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड सेक्स हार्मोन्स, विटामिन ई में भी काम आएगा फिर ये, सेक्स हार्मोन्स इन मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए विटामिन B3। फिर अगला करिए, विटामिन B5 को केमिकली बोलते हैं, प्रोनाउंस करिए जरा, पेंटोथेनिक एसिड, लिखिए पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। देखिए जरूरी है कि नहीं आपके लिए, सबके लिए जरूरी है। हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, प्रिवेंट्स एजिंग, एंटी एजिंग कहते हैं, रिंकल्स नहीं बनने देता। तो विटामिन B5 सबको चाहिए। फिर अगला आइए 6 पे आइए, विटामिन B6, विटामिन B6 इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया होता है, डिजीज इज एनीमिया, एनीमिया। क्योंकि देखिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज नेसेसरी इन RBC प्रोडक्शन, इट इज नेसेसरी इन RBC प्रोडक्शन, RBC बनाता है, RBC प्रोडक्शन। तो आप देखिए जनरल इंफॉर्मेशन, फीमेल्स को पीरियड्स में ब्लड लॉस होता है, उनको ज्यादा चाहिए ये विटामिन, ये आगे पॉइंट लिखिएगा। विटामिन B6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। फिर अगला देखिए और इंपॉर्टेंट है, फोलिक एसिड पहले लिखिए, ज्यादातर इसी नाम से मिलेगा एग्जाम में आपको, फोलिक एसिड। और B9, विटामिन B9 कहते हैं इसको, लेकिन फोलिक एसिड ज्यादा मिलेगा एग्जाम में आपको, सब जगह फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। नेसेसरी फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शन, दिमाग सही रखने के लिए, नेसेसरी फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शन। और देखिए
ये हिंदी में कोई बताएगा? इम्प्रूव्स लैक्टेशन, एनीवन नोज? यस ना, इसलिए मैंने कहा हिंदी में बताइए। इकरा इन्होंने क्या कहा सेशन ने? लैक्टिक एसिड इन्होंने दिमाग लगाया। नो वन नोज, लैक्टेशन नहीं सुना तो बताइए फिर ना, ये तो मैं जानना चाह रहा हूं, हिंदी में बताइए लैक्टेशन। हाँ, मिल्क प्रोडक्शन है। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जो बच्चों को दूध पिलाती है, उसको लैक्टेटिंग मदर कहा जाता है। जो बच्चे को माँ दूध पिलाती है उसको लैक्टेटिंग मदर कहा जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड नहीं है भाई साहब, ये लैक्टेशन, मदर्स मिल्क को कहा जाता है लैक्टेशन, है ना। तो इम्प्रूव्स लैक्टेशन। मिल्क में बहुत सारी एसिड है। मिल्क में अब पूरा एग्जैक्ट तो नहीं पता है, नहीं लैक्टिक एसिड इज देयर, मिल्क में है, ठीक है। लैक्टोज है, लैक्टोज होता है, अच्छा हाँ, लैक्टोज फ्री। इम्प्रूव्स लैक्टेशन है। फिर आगे करिए, प्रिवेंट्स एनीमिया, प्रिवेंट्स एनीमिया। फिर एक और है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड डीएनए। कहां पे? एमसीजी, माइक्रोग्राम। हाँ, तो ये इसका मतलब कि बहुत ट्रेसेस में है ये, वो एमजी है और ये माइक्रोग्राम है। जो इसका आरडीए है 400 एमसीजी, मतलब बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। फिर अगला करिए, विटामिन एच, बायोटिन। विटामिन एच इज बायोटिन। बस इसका कोई आरडीए अभी तक नहीं पता हम लोग को, नो आरडीए, अमाउंट नहीं पता, बस खाली ये पता है कि बाल्डनेस को प्रिवेंट करता है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, ये बाल्डनेस को प्रिवेंट करता है, विटामिन एच, बायोटिन कहते हैं। अभी हम लोग को कंफर्म नहीं है, इसीलिए लिखा नहीं भाई, हमने भी कहीं ना कहीं से छापा होगा, तो डेटा अभी हम लोग के पास है नहीं, तो इसीलिए कोई आरडीए नहीं है इसका, ठीक है। फिर आगे चलिए, विटामिन एच नहीं, विटामिन B12, B12 देखिए अमाउंट जरा देखिए, दिस इज द विटामिन विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉलेस्ट अमाउंट, और कोई इतना कम नहीं है। ये 400 mcg था, ये 3 mcg है, 3 माइक्रोग्राम इज नथिंग, मतलब बहुत कम, बहुत कम। दिस इज द ओनली विटामिन विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉलेस्ट अमाउंट। एक क्वेश्चन और भी आपका तैयार होगा, कौन से विटामिन सबसे कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, तो विटामिन B12 है, उसी को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, कोबाल्ट से बनता है ये। चलिए इसके लिए लिखिए, दिस इज द विटामिन, दिस इज द विटामिन विच इज रिक्वायर्ड, this is the vitamin which is required, which is required in least amount, which is required in least amount, least amount, full stop. It is very important for brain, it is very important for brain because it improves concentration, because it improves concentration, it improves concentration and memory, and memory, memory। फिर कॉमा लगाइए, helps in formation, उसी के आगे helps in formation, helps in formation of RBC, RBC and prevents anemia, and prevents anemia, prevents anemia।
फिर अगला तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर मिलेगा एग्जाम में आपको। हाँ, कहाँ पे छूटा शीशे बेटा? यहां से, दिस इज द विटामिन। हाँ तो लिखिए, फटाफट लिखिए, दिस इज द विटामिन विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द विटामिन विच इज रिक्वायर्ड इन लीस्ट अमाउंट, रिक्वायर्ड इन लीस्ट अमाउंट, क्योंकि 0.3 mcg था, इतना कम तो और कोई नहीं है। फिर आगे लिखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन because it improves concentration, it improves concentration and memory, improves concentration and memory। फिर कॉमा, helps in formation of RBC and prevents anemia, फिर अगला नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, जरूर मिलेगा क्वेश्चन में आपको, विटामिन सी। केमिकल नेम हो सकता पहले से आपको पता हो, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। 60 mg RDA है, इसको तो लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में ना भी आए तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यही एक विटामिन है जो जिंदगी भर रोज आपको लेना है। कैसे लेंगे विटामिन सी को? नींबू बेस्ट तरीका है ना। फ्रूट्स तो वाले डेली नहीं हो पाता है, नींबू तो डेली हो ही सकता है, नींबू डेली हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप एक आंवला ले लेते हैं, 100 ग्राम आंवले में 600 mg विटामिन सी है। अब 100 ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम आई थिंक 2-3 आंवला चढ़ेगा, 2-3, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में, है ना। क्योंकि विंटर्स में हम एक पाव लाते थे तो 5 या 6 आंवला चढ़ता था एक पाव में, तो 100 ग्राम वही हमने कर लिया। एक पाव इज हाउ मेनी ग्राम्स? 250, तो उसी को आधा कर दिए तो 3 के आसपास आएगा। अब वो साइज पर डिपेंड करेगा। तो अगर एक आंवला खाते हैं तो लगभग 3 में अगर 200 हो जाएगा। फिर भाई मैंने कहा 100 ग्राम आंवले में 600 mg विटामिन सी है, तो 3 आंवला चढ़ा मान लिया, तो एक आंवले में 200 mg। कोई मैच है क्या? richest source of vitamin C, richest source, and what not, iron is there, calcium is there, fiber is there, आंवले में। और कोई सिट्रस फ्रूट आप दूध के साथ नहीं ले सकते, आंवले को ले सकते हैं, है। अब आयुर्वेद ने उसको चेक किया है, मतलब वो नुकसान नहीं करेगा। और कोई सिट्रस फ्रूट लेते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है, दूध फट जाता है, तुरंत फट जाता है। ऐसे एसिड डालिए दूध में तो दूध फट जाता है, चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टमक के अंदर भी होता है। लेकिन आंवला खाते हैं तो नहीं फटता। क्यों नहीं फटता ये तो भगवान ही जानेंगे, मतलब ये बताया गया है। तो हमारा खाली काम ये है कि अगर आंवला डेली आप ले सकें तो प्लीज़ गो फॉर इट, 1 आंवला एवरी डे, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, डिजीज़ क्या है? नाम सुना इसका? स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। लिखे, डिजीज लिखे, स्कर्वी। ये डेफिनेटली मिलेगा क्वेश्चन में आपको, जान लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। स्कर्वी ब्रैकेट में ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। और फिर उससे भी इंपॉर्टेंट देखिए, अभी कोरोना में विटामिन सी सबको दिया जा रहा था, बिकॉज इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट्स आर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रोकने के लिए। वायरसेस एंड बैक्टीरिया, वायरसेस तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली, विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और दूसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक मैगजीन आती है उसका नाम है RD,
रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन, इस मैगजीन का नाम सुना, रीडर्स डाइजेस्ट, आप नेट पे डालेंगे तो ये वर्ल्ड फेम की मैगजीन है, बहुत अच्छी मैगजीन है। इससे यहां मेरे को ये डेटा मिला, उन्होंने बताया कि ईच सिगरेट डिस्ट्रॉयज 25 ही मान लीजिए मिनिमम mg ऑफ विटामिन सी। एक सिगरेट से 25 mg विटामिन सी डिस्ट्रॉय होता है। RDA कितना था, 60 mg, 60 mg लेना चाहिए, और आपने अगर एक सिगरेट पी, 2 सिगरेट पी लिया तो काम खत्म, जो RDA था वो भी चला गया। लेकिन दिक्कत नहीं 10% नहीं, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो कम से कम डब्बा पीते हैं, जो पैक आती है, एक पैक में कितनी आती है आदत, 5 नहीं 10 होगी यार, 5 नहीं, 5 बहुत कम हो गई, 10 होगी, 10 होगी या 20 होगी, 10 का पैक, हाँ तो वो 10 का पैक है और एक 20 का भी आता है, वो सिगार है शायद, हाँ ठीक कह रहे हैं, वो मोटा वो अलग हुए, मतलब नॉर्मल जो सिगरेट होती है, ठीक है, वो अगर 10 पीते हैं तो 250 mg गया, फिर तो जितना गया नहीं उससे ज़्यादा निकल गया विटामिन सी बॉडी से। क्यों निकला, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, 4 चीज़ें डायरेटिक हैं, क्या, हाँ, टी, कॉफ़ी, सिगरेट और अल्कोहल, ये चारों डायरेटिक है। तो डायरेटिक होगा तो जितने विटामिन सी इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, तो वो भी बॉडी में स्टे नहीं करता है। और उसकी पहचान कैसे, यूरिन ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी पहचान यूरिन ज़्यादा होती है। भाई बॉडी से वाटर निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है, और कैसे निकलता है, स्वेट से निकलता, स्वेट से निकलता, और जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो निकलता है कि नहीं वाटर, तब भी निकलता है। अभी जो बोल रहे हैं, जो CO2 निकल रही है वो मॉइस्ट होती है, उससे भी निकलता है, उससे बोलते समय भी प्यास लगती है, इसलिए पानी पीते रहते हैं, गला वेट रहता है, बोलते बोलते गला सूख जाता है, ठीक है। पहले मतलब 15-20 दिन में 3-4 दिन की मेरी क्लास ऑफ होती थी पहले, उसका रीज़न था, पहले ये सब पता नहीं था कि पानी वानी क्या होता है। भाई जब एनर्जी रहती, यंग एज रहती है, कुछ समझ में थोड़ी ना आता, और चिल्लाते थे, 250 बच्चे बैठे, यहाँ पे नहीं, करियर कोचिंग में पढ़ाते थे तब, वो 25-22-60 का हॉल था, 250 बच्चे, और कोई माइक का नाम नहीं था, कोई जनरेटर नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस चिल्लाइए आप, लाइट रहे चाहे ना रहे। और मतलब बच्चे फिर रिस्पेक्ट भी करते थे, मतलब कोई ये नहीं पूछता था कि सर आज क्लास होगी, कि पानी बरस रहा है इससे मतलब नहीं है। मैं भी वो करता था, स्कूटर में एक सेट कपड़ा रखा रहता था पॉलिथीन में लपेट के, कभी भी क्लास नहीं ऑफ होती थी। बच्चे भी फ़ोन नहीं करते थे, पहली बात उतना फ़ोन था भी नहीं, वो लैंडलाइन होता था, सब बच्चों के पास फ़ोन थोड़ी होता था, घर से ऑफिस से बात करेंगे बस, ये नहीं कि कहीं भी हैं फ़ोन से मोबाइल से लगा दिए, सब तो होता। PC होता था, PC के लिए पैसा लगता था, तो अब उतना कहाँ करते थे फिर, है ना। तो मतलब ये कहने का था, तो अगर इसको नहीं शुरू किया है तो मत करिएगा, और करते हैं तो बंद कर दीजिए, है ना, क्योंकि सिगरेट से भी विटामिन सी, इम्यूनिटी वीक होगी, ये कंफर्म है, ये जान लीजिए, ठीक है। और डिजीज कौन सी होगी, स्कर्वी होगी। कैसे पता लगेगा स्कर्वी हो गया, जब आप ब्रश करेंगे सुबह सुबह, या आप एप्पल खाएंगे तो एप्पल में आपको ब्लड दिखाई पड़ेगा, आप ऐसे काटेंगे तो आप डर जाएंगे, यार ब्लड कहाँ से आ रहा है किसमें आता है, आपके अच्छा एप्पल में दिखाता है, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये है। तो इसी की वजह से होता है, स्कर्वी की वजह से होता है। फिर अगला करिए, और इम्पॉर्टेंट देखिए विटामिन डी, विटामिन डी बस 2-3 मिनट लगे ये कंप्लीट कर लिया जाए। विटामिन डी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। डिजीज कौन सी, रिकेट्स, रिकेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू बोन्स,
बोन्स और टीथ का डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। इसी को आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, सूखा रोग इसी को कहते हैं क्या, हमको पता नहीं है। सूखा रोग, हाँ ऐसे हिंदी में होता है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, क्योंकि रिकेट्स तो हम जानते, पता नहीं ऐसे दिमाग में एकाएक आया। सूखा रोग जिसमें बोन्स एंड टीथ एकदम, जिसको कुपोषण का शिकार नहीं कहते कुपोषण हाँ चलिए फिर आगे चलिए, अगला करिए 12th, विटामिन ई। विटामिन ई फैट सॉल्युबल है ना विटामिन ई, विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ई और के दोनों फैट सॉल्युबल हैं, एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। विटामिन ई का लिखिए एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, नंबर 12 है ये। हाँ बोले, है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ विटामिन सी होगा इस, देखिए ये 11th आ रहा है, 10th है विटामिन सी, नंबर 10। हाँ शिशिर कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ नहीं, ये देखिए एकदम ऑर्डर से तो चल रहा है, ये देखिए सामने देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया विटामिन सी, 10। और घर पे जाके चेक कर लीजिएगा, 11 विटामिन डी है, 12 विटामिन ई है, ये कंप्लीट करिए। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस स्टेरिलिटी, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी दैट इज लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, और उससे भी इंपॉर्टेंट प्रमोट्स हीलिंग ऑफ वुंड्स, जब चोट लगती है तो हीलिंग बड़ी तेज होती है इससे, विटामिन ई अगर रहता है तो। और फिर लास्ट में नंबर 13 विटामिन के। विटामिन के डिजीज का नाम क्या है? तो हेमरेज, डिजीज का नाम है हेमरेज। नो आरडी, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। इट हेल्प्स इन लेंथनिंग ऑफ द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। और ब्रैकेट में ये जरूर लिखेगा, इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा, डिजीज हेमरेज कहते हैं। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए बस। लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, कंपाउंड नंबर 5, लास्ट कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। फिर इसको अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ सर, जैसे विटामिन्स हैं, सबका एक्सटर्नली असर को पड़ सकता है ना, वेदर कंडीशंस लगती है, जैसे कि जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं या उनकी ठंडी कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे अगर ब्लड क्लॉट तब उतने अच्छे से होता नहीं, थोड़ा टाइम लेता है। तो ऐसा ये जो थ्योरी लिखी गई है, ये तो हम लोग मानते हैं कि हाँ एक नॉर्मल इंसान, तो यहाँ पे हम कभी कंडीशन, हाँ एक्सटर्नल कंडीशन में डिपेंड करेगा, सही कह रहे हैं। अगर टेम्परेचर भी कम है तो तब भी टाइम लगेगा उसका। लेकिन जैसे ब्लीडिंग तो इंटरनल होता है ना, ब्लड तो, हाँ ब्लड क्लॉटिंग बॉडी करती है ना, हाँ बिल्कुल सही, बिना उसके तो नहीं होगा। नहीं पढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। हाँ अब उतना तो ये डॉक्टर लोग बताएंगे, उतना हमको नहीं पता है। हाँ ये तो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, उतना हमको नहीं पता है। बस केमिस्ट्री में जितना है उतना हमको पता था। चलिए आज का लेक्चर अब ख़त्म करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हेडिंग करके, इधर सुन, न्यूक्लिक एसिड हेडिंग करके फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है? थैंक यू।